बूढ़े ससुर को वृद्धाश्रम छोड़ने गई बहू ने जो देखा, अपने बेटे और बहू के रोज के झगड़े से परेशान होकर रामकुमार जी अपने कमरे में जाकर अपना बैग लगाने लगे। उसमें अपने कुछ जोड़ी कपड़े रखे और उदास मन से अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और बोले, कितने नाजों से पालकर बड़ा किया था हमने अपने इकलौते लाडले बेटे को। कहते ही वो रो पड़े, परंतु फिर सोचने लगे कि नहीं, ये कमज़ोर बनने का वक्त नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अपनी पत्नी की तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो वृद्धाश्रम में रहते थे। भरे गले से उन्हें बताया कि अब वह भी वृद्धाश्रम में ही रहना चाहते हैं। इतनी बात सुनते ही उनका दोस्त मनोहर स्तब्ध रह गया। उसके पास कुछ बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। रामकुमार जी ने केवल इतना ही कहा कि मैं रोज रोज की कलह से परेशान आ गया हूँ और 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। जिस समय वे अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे बहू अपने कमरे में बैठकर चाय और स्नैक्स का आनंद ले रहे थे, परंतु दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि आप यह सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं, और ना ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रोज रोज के अपमान और जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान राम कुमार जी वृद्धाश्रम पहुंच गए। थोड़े ही समय में उनके वृद्धाश्रम में बहुत से मित्र बन गए। वे सबके साथ हालचाल बांटते और बातें करते, रोज सुबह सैर और एक्सरसाइज भी करते। धीरे धीरे राम कुमार जी को आश्रम में ही अच्छा महसूस होने लगा। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्धाश्रम सुकून दे रहा था। सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे, जबकि घर में रोज के कलेश से राम कुमार का हृदय छलनी हो गया था। हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहते थे कि तुम तो पहले ही छोड़कर चली गई, परंतु उस बेटे ने भी मेरा साथ ना दिया जिसके लिए मैंने कभी अपना पसीना भी पानी की तरह बहाया था। एक दिन राम कुमार जी वृद्धाश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। तभी वृद्धाश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी। वृद्धाश्रम के सभी लोग उस कार की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस वृद्धाश्रम में आया है, जिसने न जाने कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया होगा। आज फिर ऐसा कोई आंखों में आंसू लिए इस प्रांगण में प्रवेश करेगा। कार से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक औरत जो शायद उसकी माँ थी, उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगा। उस औरत की उम्र लगभग 65 वर्ष के करीब रही होगी। सर पर पल्लू होने के कारण उसका चेहरा सही ढंग से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में कार से करीब 30-35 वर्ष की एक अन्य महिला उतारी, जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने वह बैग उस बुजुर्ग औरत के हाथों में थमाया और उसके बाद उसने उनसे कुछ बात कहने लगी। वह बुजुर्ग औरत चुपचाप उस महिला की बात सुन रही थी। फिर वापस वे दोनों कार में बैठकर चले गए और बुजुर्ग महिला वृद्धाश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही और फिर भारी मन से अपने आंसू पोंछते हुए वृद्धाश्रम में आ गई। राम कुमार जी की ओर देखते ही अपने सिर के पल्लू से अपने चेहरे को छुपाने लगी और फिर बिना कुछ कहे महिला विभाग की तरफ चली गई। तभी राम कुमार जी के साथ खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, आज फिर एक माँ की ममता तार तार हो गई। फिर से एक माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। राम कुमार जी बार बार इस महिला के चेहरे की ओर देखे जा रहे थे। उन्हें लगा कि जैसे वह उस महिला को जानते हैं, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाए कि वह महिला कौन है।
अक्सर राम कुमार जी देखते हैं कि वह महिला अपने पल्लू से अपना आधे से ज़्यादा चेहरे को छुपाकर रखती थी। लेकिन एक दिन जब वह महिला बागबानी के काम में लगी हुई थी तो राम कुमार जी इस समय टहलने के लिए निकले। बागवानी करते करते इस महिला के सिर से पल्लू उतर गया। राम कुमार जी ने उस महिला को देखते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। न जाने कितने सवालों ने उनके दिमाग को घेर लिया। उसी समय उनका एक मित्र भी उनके पास आया और बोला, खाना खाने का समय हो गया है और तुम इतने गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते की मेज पर मौजूद थे लेकिन तुम नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आ गया। क्या बात है, कोई परेशानी है? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं, थोड़ी देर टहलने के लिए बाहर निकल आया था, बस मैं आ ही रहा था। खाने के कमरे में बैठने के बाद राम कुमार जी की नज़र बार बार देवकी जी को ढूंढ रही थी। वे जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आने की नौबत आ गई। उनका तो भरा पूरा परिवार था और हमेशा कहती थी कि वह अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश हैं। फिर आज ऐसा क्या हो गया? राम कुमार जी उधर ही किसी से पूछते हैं कि 2 दिन पहले जो एक महिला वृद्धाश्रम में आई थी वह आज खाना खाने नहीं आई। उन्होंने बताया कि वह माताजी आज बहुत दुखी हैं, इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है। परेशान भी क्यों ना हो, आखिर जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया है ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। वह बार बार अपने घर को याद कर रही हैं। सुबह से अपने कमरे में बैठी रोए जा रही थी, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बागबानी करने का काम दिया गया है। यह सुनकर राम कुमार जी का मन परेशान हो गया। वे जानना चाहते थे कि आखिर देवकी जी के साथ हुआ क्या है, इसलिए थोड़ी देर बाद विभाग में देवकी जी के पास गए। राम कुमार जी को अपने सामने खड़ा देखकर देवकी जी थोड़ा परेशान सी हो गई। तभी राम कुमार जी ने कहा, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस हालत में कैसे पहुँची? देवकी जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। ये देखकर राम कुमार जी और भी ज़्यादा परेशान हो गए। उनका दिल कर रहा था कि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर इस दुनिया से पूछें कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को पुराने सामान की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। क्या बूढ़ों का कोई आत्मसम्मान नहीं? अपने विचारों में मग्न राम कुमार जी वृद्धाश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे कि अचानक उनका पैर क्यारी के किनारे से टकराया और वे गिरते गिरते एक पेड़ को पकड़कर संभल गए। तभी पास से गुजर रहा वृद्धाश्रम का कर्मचारी कहता है, अंकल जी आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? अपने पैर दिखाइए, अगर लगी हो तो मैं अभी पट्टी कर देता हूँ। राम कुमार जी हैं, अरे नहीं, ज़्यादा चोट नहीं है, बच गया। इतना कहते हुए राम कुमार जी प्रांगण में रखी बेंच पर बैठ गए और कुछ महीने पहले घटी एक घटना को याद करने लगे, जब वे बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे और उनके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। उनकी बहू चोट को देखकर भी अनदेखा कर अपने काम में लग गई थी और बेटा चिल्लाकर बोला, क्या संभाल कर काम नहीं कर सकते? मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हो। कोई काम ठीक से नहीं कर सकते? जब देखो चोट लगाकर बैठ जाते हो और हमारा काम बढ़ाते रहते हो। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो, चुपचाप
अपने कमरे में जाकर क्यों नहीं बैठते? पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हो। उससे इतना भी नहीं बन पाया कि अपने पिता का हाल चाल पूछ लें या चोट पर मरहम पट्टी लगा दें। एक दिन जब राम कुमार जी का चश्मा टूट गया तो अपने बेटे से कहने लगे कि मेरा चश्मा टूट गया है, ठीक से दिखाई नहीं देता। इतनी बात सुनते ही बहू बीच में चिल्ला पड़ी कि बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्चे बढ़ाते रहते हैं और कोई काम धंधा तो है नहीं। बस बच्चों की तरह हरकतें हो गई हैं आपकी। ना जाने ऐसा कितनी बार हुआ था जब राम कुमार जी अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुके थे। अपने अतीत में झांकते राम कुमार जी अभी अपने विचारों में खोए हुए थे कि तभी उनके बुजुर्ग मित्र मनोहर जी आते हुए दिखाई दिए। मनोहर जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर राम कुमार जी बोले, क्या बात है मनोहर जी, आज तो बड़े ही खुश नजर आ रहे हो। तभी मनोहर जी ने कहा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। उसका फ़ोन आया था कि आज वह मुझसे मिलने आ रहा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। मनोहर जी की बात सुनकर राम कुमार जी को कुछ परेशान से हो गए और अपने मित्र को बोले, जिस बेटे ने तुम्हारी ये हालत कर दी, तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया, साल में केवल कुछ देर के लिए तुमसे मिलने के लिए आएगा, तुम उस बेटे के लिए खुश हो रहे हो? तभी मनोहर जी बोले, मैं तो इसी से खुश हूँ कि कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने तो आया। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन राम कुमार जी उनसे नाराज़ होकर उनकी बात को बिना सुने अपने कमरे में चले जाते हैं और बैठ जाते हैं। सोचने लगे कि ये किस्सा केवल मेरे साथ या देवकी जी के साथ ही नहीं, वृद्धाश्रम में रहने वाले हर एक बुजुर्ग की कोई ना कोई कहानी है और सभी की जिंदगी में वृद्धाश्रम में रहने के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है। बिना किसी कारण के अपनी मर्जी से कोई वृद्धाश्रम नहीं आता। जब तक कि एक व्यक्ति अंदर तक भर नहीं जाता, तब तक वह यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन देखो, सभी बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भूलकर अपनी जिंदगी को यहाँ बिताने को मजबूर हैं। कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयं को ढाल लेते हैं और खुश रहने लगते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू को, अपने पोते पोती को याद करके आंखों से आंसू बहाते रहते हैं। बार बार अपने घर परिवार को याद करते हैं, मन में अपने घर के लिए लगाव भी। लेकिन इस घर में रहने वाले बेटे बहू के दिए हुए घाव भी हैं। राम कुमार जी को कविता लिखने का बहुत शौक था, इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए वे कुछ देर के लिए कविता लिखने बैठ जाते थे। एक दिन जब वह एक कागज़ पर अपने विचारों को कविता का रूप दे रहे थे, तो उस पर अपने हालात बयां करते करते उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गईं। उसी समय वृद्धाश्रम का संचालक उनके पास आए और बोले, उन्होंने आवाज़ लगाई, राम कुमार जी इस समय ठिठक कर बैठ गए और कागज़ को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और अपने आंसू छुपाते हुए बोले, जी बोलिए। राम कुमार जी, आपका बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं, साथ में आपका पोता भी है। ये बात सुनकर राम कुमार जी हैरान हो गए, साथ में उनके चेहरे पर नफरत के भाव भी आ गए नज़र। सोचने लगे कि आज मेरे बेटे को कैसे मेरी याद आ गई। जब ऑफिस में गए तो उस समय उनका 5 वर्ष का पोता पार्थ उन्हें देखते ही दादू दादू बोलते हुए झट से उनकी ओर दौड़ा और उनकी टांगों से चिपक गया।
रामकुमार जी की आंखों से आंसू झलक आए। अब तक वे मन मारकर वृद्धाश्रम में जैसे तैसे जी रहे थे, लेकिन अपने पोते को देखते ही उनका दिल कमज़ोर पड़ने लगा। परंतु फिर अचानक दिमाग में विचार आया कि ये वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का है। ऐसा सोचते हुए गुस्से से अपने बेटे को देखते हुए बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से काट रहा हूँ। कम से कम यहाँ पर मेरे साथ हंसने बोलने वाला कोई तो है। वह पिताजी, दरअसल बात यह है कि आज पार्थ का जन्मदिन है और हमारे घर पर पार्टी रखी है। पार्थ की ख्वाहिश है कि आप भी उसके जन्मदिन पर उपस्थित रहें। यदि आप आएंगे तो आपके पोते पार्थ को भी अच्छा लगेगा। तभी रामकुमार जी बोले, देखो मैं वह घर छोड़ चुका हूँ और अब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता। इस समय उनका बेटा बोला, पिताजी आप घर चलिए, वहाँ आपके मित्र भी पार्टी पर आ रहे हैं, मैंने उन्हें भी बुलाया है। सभी आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी आएंगे। सब लोग आप आएंगे, आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? तभी रामकुमार जी बोले, अच्छा तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं, बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम बुलाने आए हो। सभी रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए तुम मुझे बुलाने आए हो। अभी के अभी चले जाओ यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो, ज़रूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इतने दिनों से मैं यहाँ वृद्धाश्रम में हूँ, एक बार भी खबर लेने नहीं आए कि मैं जी भी रहा हूँ या मर गया। तूने तो फ़ोन करके भी मेरा हालचाल पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। तुम लोगों ने इतना तक नहीं पूछा कि घर छोड़कर वृद्धाश्रम क्यों चले गए। आज ज़रूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर मुझे लेने आ गए। नहीं, अब से यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपने घर को छोड़कर। ऐसा कहते हुए राजकुमार जी अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी बेटा और बहू दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हम इन्हें अपने घर ले कर जा सकते हैं और रिश्तेदारों के ताने सुनने से बच सकेंगे। इसलिए दोनों रोनी सूरत लेकर रामकुमार जी के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, पिताजी माफ़ कर दीजिए, आपके पोते का जन्मदिन है, क्या आपको अपने पोते की खुशियों में शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा? इतनी बात सुनकर रामकुमार जी का दिल पिघलने लगा। तभी पार्थ बोला, चलो ना दादू, बहुत मस्ती करेंगे। अपनी पोते की बात सुनकर रामकुमार जी खुद को रोक नहीं पाए, परंतु दोनों बेटा और बहू की करतूतों की वजह से वे घर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन पार्थ ने कहा तो वह घर जाने के लिए तैयार हो गए। फिर बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं घर पर चलूँगा और जैसे ही पार्थ का जन्मदिन हो जाएगा उसके बाद मुझे वृद्धाश्रम वापस लौटना है और तुम लोग मुझे वृद्धाश्रम तक छोड़ने आओगे। बेटा बहू इस बात के लिए तैयार हो गए। पार्थ का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मना। सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं। रामकुमार जी के पुराने मित्र भी आज उन्हें बहुत दिनों बाद मिले, परंतु रामकुमार जी ने किसी से कुछ नहीं कहा और हंसते मुस्कुराते हुए पार्टी का आनंद उठाया। परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वह सोच रहे थे कि कल अपने बेटे बहू को जो सरप्राइज मैं देने वाला हूँ उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब पार्टी खत्म हुई तो बहुत रात हो चुकी थी।
उस समय रामकुमार जी घर पर ही रुक गए। जब अपने कमरे में सोने के लिए गए तो अपनी पत्नी बिमला की यादों में खो गए। अब नहीं, 2 रोटी से क्या पेट भरता है, एक रोटी तो और ले लीजिए ना, अभी गरम गरम सेक रही हूँ। एक रोटी और मेरे कहने पर खा लीजिए, आप खाते हैं तो मेरे तन को लगता है। अरे नहीं बिमला, मेरा पेट भर चुका है, और कितना खिलाओगी। अपनी पत्नी को याद करते करते रामकुमार जी सोचने लगे कि एक विमला थी जो मुझे एक गिलास पानी भी खुद से उठाने नहीं देती थी, और एक उसकी बहू है जिसने मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा दिया। छोटे से छोटा काम भी मुझ पर डाल देती थी। सब्जी लाने से लेकर घर की साफ सफाई तक का सारा काम मुझसे करवाती थी। मुझे वह काम करने में भी हर्ज नहीं था, परंतु सब करने के बाद भी अगर घर में इज्जत ना मिले तो ऐसी जिंदगी किस काम की। अपनी पत्नी की यादों में गुम, पता नहीं कब उनकी आंख लग गई। सुबह जब सोकर उठे तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वे बाहर आए तो बहू माया बोली, चलिए पिताजी तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्धाश्रम छोड़ने आते हैं। ऐसा कहते हुए माया के मन में विचार चल रहे थे कि कहीं पिताजी हमेशा के लिए यहीं रुकने का मन न बना ले, इसलिए जल्दी से जल्द उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देना ही सही रहेगा। रामकुमार जी उन्हें देखकर हैरान थे और अपने बेटे बहू की मंशा को अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसलिए वह भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गए जाने के लिए। जैसे ही वृद्धाश्रम में जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगते हैं, वे देखते हैं कि उनकी बहू माया के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। मन ही मन सोचने लगे कि चलो बेटा, आज तुम्हें जो सरप्राइज दूंगा उसके बाद से तो तुम वृद्धाश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगे। रामकुमार जी ऐसा सोचकर कार में बैठ जाते हैं। एक पल को अपने घर को निहारते हैं, फिर सोचते हैं कि ठीक है, जहाँ मन को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए। यहाँ तो बेटे बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है, तो रहकर भी क्या करूँगा। अपना वृद्धाश्रम ही अच्छा है, जहाँ मैं अपने हिसाब से खाता हूँ, अपने हिसाब से रहता हूँ और अपनी मनपसंद का काम करता हूँ। किसी की चिक चिक नहीं होती है। जैसे ही वृद्धाश्रम के सामने कार रुकी तो बेटे बहू कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए। रामकुमार जी भी कार से निकले और अंदर जाने लगे। जाते जाते रुक गए और पीछे मुड़कर अपने बेटे बहू को आवाज़ लगाई। वे दोनों अपनी कार में बैठने ही लगे, तभी रामकुमार जी की आवाज़ सुनकर रुक गए। रामकुमार जी ने फिर कहा, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। उनके बेटे बहू उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्धाश्रम के प्रांगण में पहुंचकर रामकुमार जी वहीं काम करने वाले एक व्यक्ति से देवकी जी को बुलाने को कहते हैं। देवकी जी जैसे ही बाहर आई, वैसे ही रामकुमार जी का बेटा उन्हें देखकर दंग रह जाता है, और बहू माया को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। दौड़कर देवकी जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ कब आए और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? परंतु उसकी बातों का देवकी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर माया बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भैया भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं बताया कि तुम वृद्धाश्रम में हो। मैं तुम्हारे बारे में भाभी से कितने दिनों से पूछ रही थी कि माँ से बात नहीं हो रही, माँ कहाँ है, एक बार तो मेरी बात करवा दो। तो भाभी ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो।
इसलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पाएगी और मैं भी मान लिया कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरत ने तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर देवकी जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा, तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे। मुझे 1 महीने पहले ही वह वृद्धाश्रम में छोड़कर चले गए थे। लेकिन माँ, आप मुझे फ़ोन करके बता भी तो दे सकती थी, मैं तुरंत यहाँ पहुँच जाती। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ये सब करने की। इतना कहते हुए माया अपनी माँ से लिपट गई। मैं तुम्हें फ़ोन करके कैसे बता सकती थी? जिस दिन मैं वृद्धाश्रम में आई, मैंने तुम्हारे ससुर जी को यहाँ देखा। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फ़र्क नहीं है। फिर मैं तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूत के बारे में क्या बताती? इतना कहते हुए देवकी जी ने उसे अपने से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक हो ही नहीं, इसलिए मुझसे दूर रहो। यदि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है तो मेरी बेटी ने भी अपने ससुर को घर से निकाला है। तो कुल मिलाकर मेरी दोनों औलादें ही निकम्मी निकली। अब तो मुझे स्वयं को तुम्हारी माँ कहने पर भी शर्म आती है। एक ने अपनी माँ को घर से निकाला और एक ने अपने ससुर को घर से निकाल दिया। अपनी माँ की बातें सुनकर माया का सिर शर्म से झुक गया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं अपने सास ससुर के साथ कर रही हूँ वह मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। तभी देवकी जी बोली, बेटा, वैसे तो तुम्हारी गलती माफ़ी करने लायक नहीं है, फिर भी अगर माफ़ी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपने ससुर जी से मांगो। अपनी करतूतों पर शर्मिंदा हुई माया अपने ससुर जी की ओर मुड़ी और उनके पैरों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। तभी मोहित ने भी माफ़ी मांगते हुए कहा, अब आप दोनों घर चलिए और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। तो राम कुमार जी और देवकी जी दोनों ने ही घर जाने को मना कर दिया और कहा कि हमें अब बहू बेटे या बेटी के पास नहीं रहना है। हम वृद्धाश्रम में रहकर ही खुश हैं, सुखी हैं। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की, परंतु राम कुमार जी और देवकी जी एक ही जवाब था, एक बार धोखा खा चुके हैं। अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची है कि बार बार अपने बच्चों द्वारा दिए गए धोखे खा सकें। इतना कहकर राम कुमार जी और देवकी जी अपने अपने कमरे में चले गए। माया और मोहित दुखी मन से अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पिताजी के कमरे में उनके बिस्तर के ऊपर एक कागज रखा था, जो शायद उनकी जेब में से गिर गया था। जब मोहित ने उस कागज को खोलकर देखा तो उसमें उनके पिताजी ने एक कविता लिखी हुई थी। क्या किसी ने देखा है मौत से पहले भी मौत आती है? हाँ, मैंने देखा है। आज मौत से पहले भी मौत आती है। जब जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पर आ जाती है, शरीर भी काम नहीं करता, केवल सांस आती जाती है। हाँ, मैंने देखा है, मौत से पहले भी मौत आती है। अपने पिता द्वारा लिखे इन शब्दों को देखकर मोहित के दिल पर न जाने कितने तीर एक साथ चुभने जैसा एहसास हुआ। और उधर माया अभी तक अपनी माँ की हालत को देखकर उस सदमे में से उबर नहीं पाई थी। परंतु आज उन दोनों के पास पछतावे के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। किसी ने सही कहा है, संतान का अस्तित्व है माता पिता की वजह से, और माता पिता वृद्धाश्रम में हैं संतान की वजह से। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।
पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।